हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले सेशन के बारे में। अपना जो अगला सेशन है वो है एसएससी सीजीएल 2023। 3 मार्च 2023 को सेकंड मेंस हुआ था। इससे पहले फर्स्ट वाले मेंस के बारे में अपन ने बात कर ली। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, ठीक है। चलो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको सोल्व करते हैं। लगाइए इसके अंदर दिमाग। सिंबल्स को चेंज करना और उसके बाद आंसर्स निकालना है। सिंबल्स को क्या करना है, चेंज करना है और उसके बाद में अपन को आंसर निकालना है। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, ए वाला। तो चलो यहाँ पे ले लिया प्लस, उसके बाद यहाँ पे ले लिया मल्टीप्लाई, यह आ गया अपना डिवाइड और यह आ गया माइनस। फटाफट अगर इसको सोल्व करेंगे तो चलो मैं काट सकता हूं कि इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ जाएगा, बताओ 15 में 3 का भाग दोगे 5, 5 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। आ जाएगा 20। अब बताइए 20 और उसके बाद देखो ये देखो माइनस है, यहाँ पे स्टार की जगह मैंने माइनस ले लिया माइनस है। अब बताओ माइनस के तो 61 आपके पास, माइनस के 61 है और यहाँ पे देखो प्लस के 20 और प्लस के 33 है। तो मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, प्लस के 53 हो जाएंगे और माइनस के 61 है। तो कंफर्म है कि आंसर माइनस में आएगा, बराबर में 188 नहीं आएगा। तो कह सकता हूं क्या पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई। अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं फटाफट। यह आ गया आपके सामने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद यह आ जाएगा डिवाइड और यह आ जाएगा प्लस। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो बताओ सबसे पहले डिवाइड को काट दो बोर्ड मास के हिसाब से। तो बोर्ड मास के हिसाब से काटोगे तो यह आ गया 5 आ गया माइनस के, आगे 5। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 33 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 तिया 12 और 1 13 132 आ जाएगा। 132 माइनस में 5 और प्लस में अपना 61 आ जाएगा प्लस में 61। इतना हमने सोल्व कर लिया। अब बताओ आप इसको हैंडल करोगे तो फटाफट इसको ऐड कर दूं या फिर इसमें से माइनस कर दो। 61 में से 5 गए कितने बच जाएंगे, तो कह सकता हूं कि आपने 56 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 56। तो प्लस में अगर 56 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 188। तो बताओ कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया। बिल्कुल राइट किया अपन ने, बिल्कुल राइट किया। माइनस के 5 आ गए, माइनस के 5 डिवाइड करने के बाद प्लस के 61। बताओ समझ में आ गया। चले आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, अभी आपको एक बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इन सबको सेट करने के बाद में ना अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो चलो अभी सेट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं। तो देखो 4 नंबर वाला लेना है तो ये आ गया एस आ गया। उसके बाद 3 नंबर वाला लेना है, 3 नंबर वाले के बाद में आ गया टी। उसके बाद 7 नंबर वाला ले लो, ये ले लिया 7 नंबर वाला यू ले लिया। उसके बाद 6 नंबर वाला ले लो, ये ले लिया 6 नंबर वाला डी ले लिया। फिर 1 नंबर वाला ले लो, ये ले लिया 1 नंबर वाला ई ले लिया। फिर 2 नंबर वाला एन ले लो, ये 2 नंबर वाला एन ले लिया। फिर 5 नंबर वाला क्या ले लो, टी ले लो। अब बताओ कुछ बना है क्या, तो भाई ये तो स्टूडेंट बन गया। तो कह सकता हूं कि एक तरीके से मेरा पहला ही सेट हो गया। स्टूडेंट का मतलब हो गया विद्यार्थी, छात्र। तो कह सकता हूं क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया होगा। सबसे पहले देखो एस 4 नंबर वाले को लिया है, फिर 3 नंबर वाले को लिया है टी, उसके बाद 7 नंबर वाले को लिया है, उसके बाद 6 नंबर वाले को लिया है ले लिया, उसके बाद 1 नंबर वाले को लिया है, उसके बाद 2 नंबर वाले को लिया है, लास्ट में 3 नंबर वाले को लिया है। तो बिल्कुल सही है। चलो अच्छा हुआ, आगे चेक नहीं करना पड़ा। आगे बात समझ में, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, आगे इनक्विलिटी का क्वेश्चन आ गया है। आपको बड़ा और छोटे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बड़ा बराबर छोटा बराबर के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये अक्सर कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में। चलो इसको हैंडल करते हैं। बताइए बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब बी बड़ा है एफ से। अब बताओ बी कहां पे, बी आपका ये रहा और एफ आपका ये रहा। अब बताओ बी एफ से बड़ा है, तो आपको नहीं लगता क्या यहाँ पे दोनों साइड में अपोजिट फेस खुले हुए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक फेस तो डी की ओर जा रहा है और एक फेस एफ की ओर जा रहा है। जब अपोजिट फेस खुलते हैं ना तो इसका आंसर क्या निकलता है कि इनके बारे में जानकारी अधूरी है, साफ साफ जानकारी नहीं है। अब ये कहना चाह रहा है बी एफ से बड़ा है, तो हम कैसे कह सकते हैं, एक साइड तो एफ बड़ा आ रहा है और एक साइड में बी बड़ा आ रहा है। तो कह सकता हूं क्या इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि बी एफ से बड़ा है। आगे बात समझ में, जब अपोजिट फेस हो दो लोगों के बीच में तो कांटा मार देना, उसके बारे में हमें नहीं जानकारी। आगे बात समझ में। आगे इसने बोला ए सी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। तो चलो ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो बताओ ए आपका ये रहा और सी आपका ये रहा।
अब बताओ, नोटिस करो, बी है वो सी से बड़ा बराबर है, बी है वो सी से बड़ा बराबर है, डन है। और बताओ ए और बी आपस में बराबर हैं। अब मैं कह सकता हूं क्या बी अगर सी से बड़ा बराबर है तो ए भी सी से बड़ा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कह सकता हूं क्या ए है वो सी से बड़ा बराबर होगा, ना कि ए सी से बड़ा होगा। तो यहां पे ए सी से बड़ा दे दिया तो ये बात गलत है। ये राइट कब हो जाता? जब इसके नीचे ये भी लग जाता तब राइट हो जाता। ये नहीं है तो मैं कह सकता हूं क्या एक तरीके से ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? एक तरीके से कह सकता हूं क्या इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। बताओ समझ में आ गया क्या सबको? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं हिंदी वाली इंफॉर्मेशन के बारे में। चलो भाई, हिंदी वाली इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये एक तरीके से भाई लॉजिकल वाला पार्ट है। ये आपको अच्छा सा होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कौन से टॉपिक का है अभी? ये स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का है, कार्रवाई का है, कार्रवाई का क्वेश्चन है। तो चलो कार्रवाई का क्वेश्चन है तो इसको हैंडल करेंगे। कार्रवाई ऊपर समस्या है। समस्या क्या है? शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उनकी वित्तीय समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है उनको, जिससे वो क्या हो रहे हैं, शहर के अंदर आ रहे हैं। मतलब उनके जहाँ वो रहते हैं गांव के अंदर, वहाँ उनकी फसल है वो खराब हो रही है, और फसल खराब होने की वजह से बेचारे क्या करें, वित्तीय समस्या झेलनी पड़ रही है। और वित्तीय समस्या झेलने की वजह से क्या हो गई, पैसों की तंगी आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो शहर की ओर बढ़ने लग गए। चलो कोई ना कोई काम धंधा कर लेंगे, कोई फैक्ट्री में काम कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट में काम कर लेंगे, कहीं ना कहीं काम कर लेंगे। तो इस चक्कर में वो शहर की ओर जाने लग गए। तो बताओ ये समस्या है या नहीं? अब इस समस्या का समाधान करना है। तो पहला समाधान क्या है? कार्रवाई, पहली कार्रवाई क्या है? ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह वहीं रहे। तो देखो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट है उनको वहीं पे अगर स्रोत प्रदान कर दे, काम करने का कोई प्रोसेस प्रदान कर दे, तो बताओ उनको शहर में आने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो अगर उनकी फसल खराब हो गई तो उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर दे ताकि वो अपनी वही मजदूरी कर ले, अपना घर छोड़ के ना आए। क्योंकि शहर की ओर पलायन करने का मतलब ये हो गया, शहर का जो प्रोसेस है, जो ज़मीन है या जो भी एरिया है, वो एरिया छोटा रह जाएगा। जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, लोग ज़्यादा हो जाएंगे और जो जगह है वो कम पड़ जाएगी। तो इससे बेटर तो ये है कि उनके लिए ऐसे स्रोत बना दिए जाएं ताकि उनको शहर में ना आना पड़े, उनको अपने गाँव के अंदर ही क्या मिल जाए, काम करने का मौका मिल जाए, और भाई उनकी रोजी रोटी बढ़िया चल जाए। तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। एक तरीके से कहना चाह रहा है कि जो लोग आ चुके हैं ना, यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, उनको सब प्रकार की सेवा दे देनी चाहिए। तो देखो सब प्रकार की सेवा, इस सभी की वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है और टॉपिक के अंदर साफ साफ बताया है कुछ वीक कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, कुछ वीक कार्रवाई होती है। अगर ऐसे शब्द मिल जाए ना, सभी, एकमात्र, केवल, सर्वश्रेष्ठ, तो समझ जाना वो कार्रवाई एक तरीके से गलत मानी जाएगी। ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रामीण लोग आ चुके हैं ना, उनको सब प्रकार की सेवाएं दे दो। तो देखो ये एक समस्या का समाधान नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। इससे बेटर तो यही है कि जो गांव के अंदर है ना, उनको वहीं पे स्रोत प्रदान कर दिए जाएं। यहाँ आने के बाद उनको हर प्रकार की सेवाएं दे देंगे तो और लोग, जो शहरी लोग हैं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। उनकी तरफ भी तो ध्यान देना है। तो ये बात कहना गलत हो जाएगा, उनको सब प्रकार की सेवाएं प्रदान कर देनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो सही हो जाएगा और सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करेगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी यह आ गया आपके सामने इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में ये आपके सामने आगे हिंदी वाली इंफॉर्मेशन, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी का। चलो पता लगाते हैं इसने क्या बोला है। ये आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ये देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ए बी सी और डी एक वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, चार लोग एक वर्ताकार के मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बताओ ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के बिल्कुल राइट साइड में कौन बैठा है। तो चलो पता लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, ये लीजिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो 1 2 3 और 4 लोग हो गए।
सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी किसके? ए के। तो ये लीजिए सी है वो ए के ठीक बाईं ओर है। आगे बोला सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो देखो ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। मतलब मेरा पहले से आंसर आ रहा है, पहले से आंसर आ गया। फर्स्ट वाले से आपका आंसर आ रहा है अभी, ठीक है। अब चलो सेकंड वाला और उठा लीजिए फटाफट। ये लीजिए, यह आ गया 1 2 3 और 4, 4 लोग हो गए। ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो चलो यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे बी मान लेता हूँ। ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। सी बी के ठीक राइट में बैठा है। सी है बी के बिल्कुल राइट में बैठा है। तो कह सकता हूं कि यहाँ पे सी आ जाएगा। आ जाएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब इसने पूछा है ए के ठीक राइट में कौन बैठा है। तो बताओ ए के ठीक राइट में कौन बैठा है? अपना डी बैठा है। तो आपका आंसर इसमें से भी आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या फर्स्ट वाले से भी आ रहा है, सेकंड वाले से भी आ रहा है। तो या में कंडीशन चली जाएगी। किस में कंडीशन चली जाएगी? या के अंदर है। या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, दोनों में से आंसर निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन उठाएंगे इसमें? इसमें से चलो या वाला आइदर और की कंडीशन कौन सी है? थर्ड वाली क्या कहना चाह रही? या तो कथन फर्स्ट वाला दिया गया डाटा अकेले काम में ले सकते हो, या सेकंड वाले डाटा को काम में अकेले ले सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा। तो या के अंदर अपना कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आइदर और की कंडीशन आएगी। आइदर और की कंडीशन है ना भी इसके अंदर। देखो इसके अंदर इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों ही काम में लिया जाएगा। नहीं, इसमें आइदर और की कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी? आइदर और की कंडीशन आएगी। थोड़ा सा ठीक कर लेना अभी। आगे बात समझ में? चले आगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। टाइप से गलती हो जाती है। देखो आइदर और की कंडीशन ऊपर दे रखी है इसने, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके अंदर हो जाएगी। टाइपिस से थोड़ी गलती हो चुकी है, आप इस चीज को बुरा मत मानना, ठीक है। आगे बात समझ में? वो भी इंसान है बेचारा, लाइनें ऊपर नीचे हो गई हैं। तो हिंदी वाले के हिसाब से चल लेते हैं। सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। और इसकी इंग्लिश कहाँ है? इसकी इंग्लिश आपको मिल जाएगी इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर है क्या आइदर और वाली कंडीशन? नहीं, इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर है, बी वाले के अंदर है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले आगे। चलो भी, या बी वाला मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है तो इंसान ही। अब बताइए, 6 मित्र हैं, एक वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लीजिए 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोग हो गए। आगे बोला ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा। एन एम के बगल में नहीं बैठा, चलो ठीक है, हमें नहीं पता कहां बैठा है, छोड़ो इस लाइन को। आगे बोला एम जे के ठीक बायां बैठा है। तो ये लीजिए जे, तो एम जे के ठीक बायां बैठा है। तो यहाँ पे एम आ जाएगा। एम जे के ठीक बायां बैठा है। आगे बोला जे एल के सम्मुख बैठा है। जे है वो एल के सामने बैठा है। ये लीजिए जे एल के सामने बैठा है। आगे बात समझ में? आगे इसने क्या बोला है? जो कि के ठीक राइट में बैठा है। अब देखो जो किसके लिए आता है? जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो जे है एल के सामने बैठा है, जो के बिल्कुल राइट में बैठा है। तो के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है? एल बैठा है। मतलब कह सकता हूं क्या यहाँ पे के आ जाएगा, और के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है? एल बैठा है, जो कि के ठीक राइट में है। आगे बात समझ में? आगे इसने क्या बोला है? एल के बाईं ओर सबसे ऊपर वाली लाइन और देख लीजिए। एन है वो किसका पड़ोसी नहीं है? एन एम के पास में नहीं बैठा। तो एन एम के पास में नहीं बैठा, तो एन यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, सबके सब लोग आ गए। जे आ गया, के आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ रह गया, ओ यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला है एल के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो बताओ एल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? फर्स्ट सेकंड अपना आंसर आ जाएगा, एन आ जाएगा। एल के बाएं और दूसरे स्थान पे एन है। बताओ सबको समझ में आ गया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इनमें से आपको बताना है डिफरेंट कौन सा होगा। तो देखो पहला, सबसे पहला दे दिया शहनाई, दे दिया। शहनाई के बाद क्या दिया? बांसुरी, उसके बाद में पियानो, उसके बाद में पिकोलो, ठीक है। उसके बाद में पिकोलो है। चलो पिकोलो के बारे में बात कर लेंगे। पिकोलो क्या चीज होती है? तो देखो शहनाई है वो किससे बजाई जाती है? मुंह से बजाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। बांसुरी भी मुंह से बजाई जाती है, ठीक है। बांसुरी मुंह से बजाई जाती है। ये जो पिकोलो है ना, पिकोलो भी इसी प्रकार से मुंह से बजाया जाता है। आप सर्च कर लेना इमेज। पिकोलो की इमेज भी कैसी है? बांसुरी की, शहनाई की जैसी है, इसी प्रकार बजाया जाता है मुंह से। तो कह सकता हूं क्या ये तीनों तो एक जैसे हो गए। पियानो है ये एक तरीके से हाथ से बजाया जाता है। तो कह सकता हूं क्या इन चारों के अंदर जो डिफरेंट है वो कौन है? पियानो है। आगे बात समझ में? उंगलियों से बजाया जाता है, बाकी ये मुंह से बजाई जाती है।
आगे बात समझ में? डन है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है। चलो अभी फटाफट नंबर लगा लेते हैं, नंबर से पता लगा लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से नंबर की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो सी का क्या हो गया, डी हो गया +1, ठीक है। ओ आता है 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17 पे क्यू आ जाएगा +2। एम का क्या हो गया, एम का एन हो गया +1। उसके बाद पी आता है 16 पे, 16 में 2 जोड़ोगे 18 पे आर आ जाएगा +2। उसके बाद ए का क्या हो गया, बी हो गया +1। उसके बाद क्यू आता है 17 पे, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 पे ऐसा आ जाएगा। तो प्रोसेस क्या लग रही है, प्रोसेस लग रही है +1 और +2 की प्रोसेस लग रही है। आगे बात समझ में? अब वहां टाइम खराब करने से बेटर है मोटरोला पे आ जाइए, मोटरोला का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, +1 किया, तो एम का क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद ओ का क्या हो जाएगा, ओ आता है 15 में, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 पे क्यू। टी का क्या हो जाएगा, यू। ओ का क्या हो जाएगा, क्यू। आर का क्या हो जाएगा, एस। ओ का क्या हो जाएगा, क्यू। ओ का क्यू हो जाएगा, ठीक है। +1, उसके बाद में +2, +1, +2, +1, +2। एल का क्या हो जाएगा, एम। और उसके बाद +2 करोगे तो ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। बताओ सी किसके अंदर है? एक तरीके से कह सकता हूं क्या, अपना यही है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चेक करते हैं, एन क्यू, उसके बाद में यू, उसके बाद में क्यू, उसके बाद एस, क्यू, एम, सी। बिल्कुल करेक्ट बात है। बताओ सबको समझ में आ गया? देख लीजिए, +1, +2, +1, +2, +1, +2, +1 और उसके बाद +2 हो जाएगा। चलें आगे। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला क्या है अपना क्वेश्चन, ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसको फटाफट हैंडल करते हैं। तो बताइए क्रॉस को अगर 66 लिखा जाता है, क्रॉस को क्या लिखा जाता है, 66। अगर नंबर लिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको नंबर याद होने चाहिए अल्फाबेट के अच्छे से। तो नंबर लगाओगे तो बताओ सी कितने पे आता है, 3 पे। आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। इन सबको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो बताओ गुन्नी गुन्नी कितने हो जाएंगे, 38, 38 हो जाएंगे। 38 और 3 हो जाएंगे 41, 41 और 15 हो जाएंगे 56। कितने हो जाएंगे, 56। और 56 और अगर 18 जोड़ोगे तो एक तरीके से 74 आएंगे, 74 के आसपास आएंगे जो भी है। और वैल्यू कितनी अपनी 66 है, तो 74 तो नहीं बन रहा। तो अगर वैसे नहीं बने ना, आपको दोनों साइड से नंबर याद होने चाहिए। पहले तो मैंने सिंपल जोड़ लिए, अब सिंपल नहीं बने ना, सिंपल तो 74 बन गए, अराउंड अराउंड 74 बन गए। तो चलो अपोजिट वाला याद रख लूंगा, अपोजिट वाले भी अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलो अपोजिट वाले याद रखते हैं। तो बताओ सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। आर का उल्टा क्या होता है, आई, आई होता है। और ओ का उल्टा होता है एल। और एस का उल्टा क्या होता है, एच। और एस का उल्टा क्या होता है, एच। अपोजिट अल्फाबेट ले लो। एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है 24 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, एच आता है 8 पे, एच आता है 8 पे। अब चलो इनको जोड़ लेते हैं फटाफट। अब बताओ 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 33 है। 33 और 12 कितने हो जाएंगे, 45 है। और 45 और 8 कितने हो जाएंगे, 45 और 8 हो जाएंगे 53 है। और 53 और 8 कितने हो जाएंगे, 53 और 8 अपने 61 हो जाएंगे, 61 आ जाएंगे। 53 और 8 कितने हो जाएंगे, 61। अब ये बन गए 61 बन गए, 61 बन गए। 66 बनाने हैं तो 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, मतलब अल्फाबेट के नंबर काउंट कर लिए। तो +5, 5 अल्फाबेट हैं, बराबर आपके 66 बन गए। बताओ समझ में आ गया? ऐसा कैसा ये चार्ट लिखा गया है, ऐसा कैसा चार्ट लिखा गया है, बिल्कुल इसी प्रकार हमें चीज समझ में आ गई। अब आ जाइए सीधा इस पे, सिंबल पे आ जाइए। तो बताओ एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा आपको पता है एच, हनी सिंह। वाई का उल्टा क्या होता है, बी। एम का उल्टा क्या होता है, एन। बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा अपना हो जाएगा वाई। और बताओ ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा एल। और एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। बताओ अपोजिट लिख लिया। एच आता है 8 पे, बी आता है 2 पे, ठीक है, बी का वाई हो गया। एन आता है 14 पे, वाई आता है 25 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे। तो बताओ 8 और 2 10 है, 10 और 14 कितने हो जाएंगे, 24 है, 24 हो जाएंगे। 24 और 25 कितने हो जाएंगे, 49, 49 और 12 कितने हो जाएंगे, 49 और 12 हो जाएंगे 61 है। और 61 और उसके बाद में 15 कितने हो जाएंगे, 61 और 15 हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे 76 आ जाएंगे। 61 और 15 हो जाएंगे 76। प्लस अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस में 6 और जोड़ दो। तो बताओ अगर मैं प्लस में 6 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 82, 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगला ये लीजिए भी, ये क्वेश्चन, ये पैटर्न, इसके बारे में पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। आपको क्या करना है,
ये तो लेफ्ट वाली पोजीशन है, ये लेफ्ट वाली पोजीशन है, ये राइट वाली पोजीशन है। आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है कि लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन दोनों इक्वल होनी चाहिए। और अगर दोनों को इक्वल बनाना है तो इन सिंबल की जगह क्या रखना पड़ेगा, सिंबल की जगह क्या रखेंगे? तो देखो सिंबल की जगह यहाँ पे ये रखा हुआ है, बी के अंदर सिंबल की जगह ये रखा हुआ है, सी के अंदर सिंबल की जगह ये रखा हुआ है, और दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले चलो हैच है, हैच बराबर ए जे एस लिख रखा है, तो चलो ये आ जाएगा अपना ए, और ये आ गया जे, और ये आ गया एस। चलो पता लगाते हैं क्या कुछ हो गया, और उसके बाद में आगे पता लगाएंगे प्रतिशत बराबर क्या है, एम ए एम, तो यह आ जाएगा इसकी जगह एम ए एम। पता लगाते हैं, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब बताओ ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, तो कह सकता हूं क्या, सबसे पहले तो क्या हो गया +2, ए 1 पे सी 3 पे +2 हो गया। जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, तो दोबारा +2 हो गया। एस आता है 19 पे, क्यू आता है 17 पे, अब हो गया -2। ये प्रोसेस लगी है। अब ये की इस साइड देख लेते हैं। बताओ एन कितने पे आता है, एन आता है आपका 14 पे, एन 14 पे आता है, और एम कितने पे आता है 13 पे। बताओ -1, अलग अलग हो गया। डी आता है 4 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, अब आ गया -3। और उसके बाद आगे क्या हो गया, अभी आगे उसके बाद में +3 हो गया, +3 हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया। बताओ दोनों अलग अलग नहीं हो गए क्या? अब दोनों प्रोसेस अलग अलग हो गए, तो एक तरीके से कह सकता हूं क्या, मेरा ये पहला ऑप्शन कट है, हो गया कट। अब बी वाले को उठाओ, बी वाले को देखो हैच की जगह रख दो, हैच की जगह रखोगे तो ए डबल ओ, और प्रतिशत की जगह रख दो, प्रतिशत की जगह रखोगे तो पी ए एम आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। अब चलो फटाफट इसको करते हैं। बताओ ए कितने पे आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, तो बताओ 1 में अगर 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा। उसके बाद ओ कितने पे आता है 15 पे, एल आता है 12 पे। अब बताओ 15 से 12 हो गए, मतलब -3। ओ कितने पे आता है 15 पे, 15 का 17 हो गया, तो अब कह सकता हूं क्या +2। तो क्या चला +2 -3 +2। चलो अब इस साइड भी देखते हैं। एन कितने पे आता है, एन आता है अपना 14 पे, 14 का क्या हो गया, पी आता है 16 पे, तो 14 से 16 हो गया, तो +2 डन है। डी आता है कितने पे 4 पे, ए आता है 1 पे, तो 4 में से 1 गया, बताओ -3, पीछे चले गए -3 हो जाएगा। ये 4 पे 1 पे तो -3 हो गया -3। के कितने पे आता है 11 पे, एम आता है कितने पे 13 पे, तो कह सकता हूं क्या +2। अब नोटिस करो ये का ये फॉर्मेट दोनों साइड नहीं बन गया क्या? दोनों साइड फॉर्मेट बनने का मतलब आपका आंसर सही आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? बस आपको फटाफट चेक करना है और कुछ नहीं, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। डन है, चलें आगे। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आ गया आपके सामने, इसका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी चलो रैंकिंग का आ गया तो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। यह आ गया अपना लेफ्ट साइड और यह आ गया अपना राइट साइड। इसको राइट साइड बोलेंगे और इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। चलो अभी क्या किया है उसके बारे में बात करते हैं। बोला उत्तर की ओर मुंह करके लोग बैठे हैं, प्रिंस राइट साइड से 5वें स्थान पे है। चलो भी प्रिंस है वो राइट साइड से 5वां स्थान है, तो चलो 5वां स्थान है तो यहाँ पे मान लेते हैं। राइट साइड से प्रिंस का आ गया 5वां स्थान, 5वां स्थान आ गया राइट से। आगे क्या बोला, अमित राइट साइड से 15वें स्थान पे है। अमित राइट साइड से 15वां है, तो अमित अगर राइट साइड से 15वां है तो चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अमित का कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, तो अमित अब राइट साइड से 15वां है। ठीक है, अब नोटिस करो राइट साइड से प्रिंस का स्थान कौन सा था, 5वां। राइट साइड से अमित का स्थान कौन सा है, 15वां। बताओ एक तरीके से इनके बीच में बच्चे कितने बैठे हैं ये बताओ। तो बताओ 15 में से 5 गए 10, तो कह सकता हूं क्या इनके बीच में बच्चे कितने बैठे हैं, 9 बच्चे बैठे हैं। कैसे, सोच के देखो, अगर प्रिंस का राइट साइड से 5वां है और 5 में अगर 9 जोड़ोगे तो 5 और 9 14, और 14 और 1 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कह सकता हूं क्या एक तरीके से अमित और प्रिंस के बीच में 9 बच्चे बैठे हैं। डन है, चलो भी आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला, अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बिल्कुल बीच में बैठा है। चलो जो अमित है वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में बैठा है। आगे क्या बोला, यदि आदित्य लेफ्ट साइड से 6ठे स्थान पे है, लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पे, 6ठे स्थान पे, तो चलो इस साइड से 6ठे स्थान पे कौन है, आदित्य है। ये आ गया आदित्य, चलो ठीक है आदित्य मान लेते हैं, ये लिख लेते हैं अपन आदित्य।
थोड़ा सा आपको याद रह जाए कि सर क्या लिख दिया। आदित्य आ गया, ठीक है। आदित्य बताओ लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे? छठे नंबर पे, 6वें स्थान पे। अब एक क्या बोला इसने ऊपर, अमित, प्रिंस और आदित्य के बिल्कुल बीच में बैठा है। तो बिल्कुल बीच में बैठने का मतलब आप समझते हो क्या? बताओ, यहाँ पे प्रिंस है, यहाँ पे आदित्य है, तो बताओ अमित और प्रिंस के बीच में कितने बच्चे बैठे? 9। तो कंफर्म है आदित्य और अमित के बीच में भी कितने बच्चे बैठेंगे? 9 ही बैठेंगे भाई, तभी तो बिल्कुल बीच में होगा। बताओ, आदित्य और अमित के बीच में भी 9 बैठेंगे, प्रिंस और अमित के बीच में भी 9 बैठेंगे, तभी तो बिल्कुल बीच में अमित आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है? 9 बच्चे बैठे हैं। अमित और आदित्य के बीच में 9, प्रिंस और अमित के बीच में भी 9 बैठे हैं। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? और बिल्कुल बीच में अमित आ गया। अब क्या बोला बताओ, पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं? तो चलो काउंट कर लेते हैं। बताओ यहां तक कितने हो गए? 6, ठीक है। उसके बाद ये आ गए 9, 9 के बाद इस साइड वाले भी 9 ले लीजिए, 9 आ गए। उसके बाद एक ही अमित हो गया प्लस 1, और बताओ इस साइड प्रिंस की साइड कितने हैं? 5। ये टोटल बच्चे आ गए। तो बताओ 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे? टोटल 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। बताओ सबको समझ में आ गया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये लो भी सिंबल चेंज करने हैं, प्लस को माइनस कर दो, तो प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, अगला भी देख लेते हैं। अगला अगर आप नोटिस करोगे, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को इंटू कर दो, माइनस को ये लो इंटू कर दिया। उसके बाद क्या बोला, इंटू को डिवाइड कर दो, इंटू को डिवाइड कर देते, यह कर दिया डिवाइड। आगे क्या बोला, डिवाइड को प्लस कर दो, डिवाइड को कर दिया प्लस, ये लो बना दिया। अब चलो डिवाइड करेंगे तो आप इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, यह आ जाएगा 12 5 60 माइनस के 3 आ जाएंगे। तो 65 में से 3 गए, तो 65 में से 3 गए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 62। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। बताओ सबको समझ में आ गया? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला आपको बताना है कि ये आ गया क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है 4 में से जो डिफरेंट है विषम है उसको छांटिए। तो 4 में से डिफरेंट को छांटने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो नोटिस करो, सबसे पहले दे दिया 10 और 33, उसके बाद दे दिया 2 और 9, उसके बाद दे दिया 8 और 29, उसके बाद दे दिया 6 और 21 है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अपने माइंड की खोपड़ी चलाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, नया पैटर्न तो नहीं कहूंगा, बस ये मान सकता हूं कि एक बार के लिए इंसान के दिमाग को तो घुमा ही देगा, स्टूडेंट के दिमाग को घुमा देगा। इसने पता है क्या किया है? इसने पता है क्या किया है? इसने इवन और ओड वाली प्रोसेस ली है। इवन और ओड, इवन और ओड कैसे? बताओ, 10 नंबर क्या आता है? इवन। और 33 क्या आता है? ओड। आता है नहीं आता? बताइए। 2 क्या है? 2 एक तरीके से इवन भी माना जाएगा, माना जाएगा नहीं माना जाएगा, और वैसे ही प्राइम नंबर भी माना जाएगा, ठीक है। तो यह आ गया इवन, उसके बाद यह आ गया ओड। आ गया नहीं आ गया? उसके बाद देख लीजिए, ये इवन और ये क्या आ गया? ओड आ गया। लेकिन नोटिस करो, यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है इसमें इवन के बाद ये प्राइम नंबर दे दिया। अब आप कहोगे सर प्राइम नंबर तो ये भी है, लेकिन ये प्राइम नंबर के साथ में इवन नंबर भी है। आई बात समझ में नहीं आई? 2 है, प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है। तो बताओ, अगर ये सम संख्या है तो कह सकता हूं क्या? सम विषम, सम विषम, सम विषम। लेकिन यहां पे सम के साथ आगे क्या दे रखा है? अभाज्य संख्या दे रखा है 29। तो अलग कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बताओ सबको समझ में आ गया? याद रखना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। यह आगे आपके सामने सीरीज आ गई। सीरीज क्या दे रखी है? 189, उसके बाद 532, और 532 के बाद 316, और 316 के बाद यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क, और यह आ गया 377 आ गया 377। सबसे पहला काम तो माइनस वाला करना है, मतलब डिफरेंस वाला काम। बताओ कितने का डिफरेंस है? फटाफट देख लीजिए। तो आप नोटिस करोगे, 532 में से 189 घटाइए, 189 घटाओगे तो यह आ जाएगा 3, आ गया 3, 2 बच गया, 2 का मतलब 4, 4 के बाद यह आ जाएगा अपना 4, यह आ जाएगा 3। कह सकता हूं क्या? प्लस के 343 हो गए, 343। आगे बात समझ में? आगे चलिए, आगे क्या कर दिया इसने, आगे पता लगाते हैं। अब बताओ, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। माइनस कैसे? अब देखो पीछे जा रहे हैं। अब चलो घटाओ, 12, 12 में से 6 गए, 6 बच गए, 2, 2 में से 1 गया, 1 बच गया।
अब बताओ 5 में से 3 गए 2, अब आगे माइनस के कितने आ गए 216। तो एक बार तो प्लस के 343 है और एक बार माइनस के 216। तो बताओ ये किसकी क्यूब है? तो आप बोलोगे सर 7 की क्यूब है। 7 की क्यूब 343 होती है। बताओ ये किसकी क्यूब है? ये 6 की क्यूब है। प्लस और माइनस चल रहा है। इस बार बताओ प्रोसेस किसको जाएगा? प्लस को जाएगा। तो चलो प्लस को जाएगा और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा? 5 की क्यूब आ जाएगी और 5 की क्यूब कितनी आएगी? 125 आ जाएगी। 125 जोड़ दो। अब 125 जोड़ोगे तो बताओ 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11। 6 और 5 11। उसके बाद आगे देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 हो जाएगा। यह आ जाएगा 441 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रोसेस बनेगा ना वो माइनस का बनेगा। और माइनस का कौन सा बनेगा? माइनस का बनेगा अपना 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 3 64 होगी। आ जाएगी बात समझ में? सबने हैंडल कर लिया, चीज समझ में आ गई तो अपना आंसर आ जाएगा 441। कौन सा? सी वाला। बताओ डन है भाई? सबको यहां तक बात समझ में आ गई? चलें आगे, चीजें समझ में आ रही है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भी, ठीक है। चलो भी आते हैं अगले पे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यह आ गया अपने सामने श्लोक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है, उसके बाद बात करते हैं हिंदी वाली इंफॉर्मेशन के बारे में। चलो सबसे पहले क्या बोला? कुछ कविताएं घोड़े हैं, कुछ कविताएं घोड़े हैं। तो चलो बनाते हैं वेन डायग्राम। यह आ गई भी कविता। कुछ कविता क्या है? घोड़े। ये आगे कुछ कविता घोड़े। आगे बात समझ में? आगे इसने क्या बोला? आगे इसने बोला है सभी घोड़े खिलौने हैं। सारे के सारे घोड़े हैं वो क्या है? खिलौने हैं। सारे के सारे घोड़े खिलौने हैं। तो यह आ गया यहाँ पे खिलौने। सारे के सारे घोड़े खिलौने हैं। आगे इसने क्या बोला? सभी खिलौने जहाज हैं। सारे के सारे जो खिलौने हैं वो क्या है? जहाज हैं। सारे के सारे खिलौने जहाज है। तो यह आ गया जहाज। यह आ गया जहाज। आगे बात समझ में? अब बताइए एक तरीके से कविताओं के साथ इन सब का कुछ का रिलेशन है। कविताओं के साथ इन सब का क्या कुछ का रिलेशन है? चलो घोड़े, खिलौने, जहाज, सबके सब आ गए। सबसे पहले बोला सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। सारे के सारे खिलौने वो कविता हो सकते हैं क्या? तो देखो डेफिनेट के अंदर तो नहीं दे रखा, लेकिन आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो, संभावना बना सकते हो। संभावना क्यों बना सकते हो? आप नोटिस करो सबके सब स्टेटमेंट पॉजिटिव है। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घोड़े घोड़े, खिलौने खिलौने। जब सारे पॉजिटिव हों और एक दूसरे से जुड़े हुए ना, तो आप इस चीज को समझ लीजिए पॉजिटिव के अंदर पॉसिबिलिटी आराम से बन जाएगी। आराम से बन जाएगी। जुड़े हुए होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अदरवाइज अगर आपको डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम के थ्रू समझना है, तो चलो आप समझ लीजिए। ये लीजिए या वाला आइदर और वाली कंडीशन। क्या बोला? कुछ कविताएं घोड़े हैं, कुछ कविताएं घोड़े हैं। तो इसमें यह कंडीशन बन जाएगी। यह आ गया कविता, यह आ गया कविता। कुछ कविता क्या घोड़े हैं? तो ये लीजिए, यहां पे ले लीजिए घोड़े, ठीक है। यह आ गया घोड़े, आ गया घोड़े। कुछ कविता घोड़े हैं, ठीक है। आगे बोला सभी घोड़े खिलौने हैं। सारे के सारे घोड़े क्या खिलौने? ये लीजिए, सारे के सारे घोड़े क्या खिलौने? यह आ गया खिलौने। सारे घोड़े हैं, सारे के सारे घोड़े खिलौने हैं। मैं ये पॉसिबिलिटी बना रहा हूं सिर्फ इसके चक्कर में। अब चलो इतना बन गया, अब इसको चेक कर लीजिए। सभी खिलौने के कविता होने की संभावना है। तो देख लीजिए सबके सब खिलौनों के कविता होने की संभावना है, आराम से है। अब ये पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अब ये पॉसिबिलिटी बन चुकी है तो राइट हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे इसने क्या बोला? सभी खिलौने क्या जहाज है। सारे खिलौने जहाज हैं। तो वो यहां से भी आ सकते हैं और कल को ऐसे बाहर से भी जा सकते हैं, इस प्रकार से भी जा सकते हैं। यह आ गया जहाज। ये क्या आ गया? जहाज। इस प्रकार से बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। आगे बात समझ में? अगला कहना चाह रहा कुछ घोड़े जहाज है, कुछ घोड़े जहाज है। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो घोड़े हैं ये क्या? जहाज है। क्यों? जब सारे घोड़े जहाज होंगे तो सभी के अंदर कुछ तो अपने आप राइट हो जाएगा। तो कुछ घोड़े जहाज है, ये भी राइट हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या आ जाएगा? पहला और दूसरा दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। बताओ मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भी जवानों। अगला क्या कहना चाह रहा है? यह आपके सामने आ गई है, अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, इंफॉर्मेशन आ गई है। और मैंने आपको थोड़े समय पहले आपको बताया है इसमें थोड़ा सा यूनिक पैटर्न लेके आए। यूनिक क्या लेके आए? कि जो हमसे पूछा गया है ना केवल उससे मतलब रखो। बताओ एफ और एच के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? एफ और एच के बारे में, कि एफ एच से किस प्रकार संबंध रखता है। तो चलो एफ और एच देखते हैं कहां पे है। तो देखो ये रहा एफ और ये रहा एच। मतलब हमें केवल इतने से मतलब है,
हमें केवल इतने से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। एफ और एच, बाकी और बना के टाइम क्यों खराब कर रहे हो, जो पूछे उस पे चलो बस। चलो, एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, पत्री नहीं पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी की क्या पुत्री है, तो कह सकता हूं क्या एफ है वो किसकी पुत्री है, जी की। एफ पुत्री है तो माइनस किसकी पुत्री, जी की पुत्री है, एफ है वो जी की पुत्री हो गई। आगे बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी का पति है, तो बताओ जी किसका पति है, प्लस जी पति है एच का, ये आ गया जी एच का पति हो गया जी एच का पति। अब जी पति हो गया तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से पत्नी हो जाएगी, ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, पत्नी। अब बताओ एफ है वो किसकी पुत्री थी, जी की। अगर एफ जी की पुत्री है तो एच की भी पुत्री है, डेफिनेट है। अब पूछा बताओ एफ का एस से क्या रिलेशन है, तो बताइए मुझे बाकी और सब बनाने की जरूरत है क्या, जो आपसे पूछा जाए केवल उस पर ध्यान दे, बाकी और किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, हमें और हैंडल करना ही नहीं है। एफ का पूछा है, एफ इसकी पुत्री हो गई, बताओ डन है, आगे बात समझ में। चलो अभी आगे बात करते हैं। अगला अगला भी इसको सेट करना है, तो देखो ये आगे एक तरीके से अल्फाबेट सीरीज मान लीजिए, अल्फाबेट सीरीज। इसके अंदर क्या कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, इसमें आपको पेयर काउंट करने पड़ते हैं। पेयर पेयर कैसे काउंट करोगे, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब बताओ 20 अगर ये टोटल है तो 20 में क्या क्या बन सकता है, 20 में आपका आप कह सकते हो 4 4 के जोड़े बन सकते हैं, कितने कितने के जोड़े बन सकते हैं, 4 4 के जोड़े बन सकते हैं। और 20 के अंदर बताओ कितने कितने के जोड़े बन सकते हैं, 20 में आपके 5 5 के जोड़े बन सकते हैं, किसके बन सकते हैं, 5 5 के बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 5 5 ले लेंगे, उसके बाद 4 4 ले लेंगे, चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले चलो उठाते हैं 1 2 3 4, या फिर 5 ले ले, 5 तक ले लेते, ये लीजिए यहां तक ले लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ले लिया, 5 5। अब चलो सेट करते हैं, सबसे पहले रख दिया बी को, इसको रख दिया, ये आ गया बी, तो बी, उसके बाद किसको रख दिया, उसके बाद यहाँ पे रख दिया वी, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया के, रख दिया। उसके बाद आगे क्या रख देंगे, आगे यहाँ पे आर आ गया, आर के बाद ये आ गया डब्लू, आ गया डब्लू, उसके बाद एम आ गया, और एम के बाद क्या आ गया आर। अब चलो फटाफट काउंट करते हैं, बी वी जे आर डब्लू, बी वी, जे के बाद अगला अल्फाबेट के आता है, तो बी वी जे आर डब्लू, बी वी के आर डब्लू, बी वी के बाद अगला एल आता है, बी वी एल आर डब्लू, बी वी एम आर डब्लू। तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से फॉर्मेट बन गया, एक एक अल्फाबेट प्लस हो रहा है, बाकी सब बिल्कुल वैसे कि वैसे सेम है। तो मैं कह सकता हूं क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बताओ डन है, सबको समझ में आ गया। चलें आगे, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये आपके सामने इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन है बच्चे, अब आगे आपके सामने हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। देखो इसके बारे में बात करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो आपको बताना है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट है, कारण और प्रभाव, कौन से कारण है कौन से प्रभाव, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। अब बताओ, अपनी खोपड़ी में सेट कर लो अच्छे से, जब कोई चीज की कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, घाटा लग जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए ना, तो समझ जाना वो प्रभाव है, क्योंकि कोई ना कोई चीज हुई है तभी तो ये सब करना पड़ गया। आई बात समझ में, तो बेफिक्र रहो, आराम से सोच लो, अगर वृद्धि कमी बढ़ोतरी ऐसा कुछ हो जाए तो समझ जाओ वो प्रभाव है, प्रभाव। अब देखो, देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। अब बताओ 6% की अगर कमी की है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। अगर कारण है तो फिर ये बताओ ये क्या है, फिर आप बोलोगे सर ये तो प्रभाव है, ये तो क्या प्रभाव, तो कह सकता हूं कि एक तरीके से ये प्रभाव हो जाएगा। आगे बात समझ में, डन है, तो पहला ये प्रभाव है डेफिनेट। कारण क्या है, वो कारण छोड़ो, आगे क्या बोला, देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी। अब मैंने क्या बोला, गिरावट देखी, वृद्धि देखी, कमी देखी, ये सब देखा, ये सब के सब प्रभाव, पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज हो सकती है क्या, तो अगर गिरावट देखी है वो देखी है, मतलब कारण प्रभाव है। अब बताओ इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण के चक्कर में गिरावट हो गई, तो कह सकता हूं कि ये भी अपने आप में क्या है, प्रभाव, ये भी अपने आप में क्या प्रभाव। बताओ ऊपर तो किसकी बात चल रही है, कच्चे तेल की, नीचे किसकी बात चल रही है, ऑटोमोबाइल की, तो आपको नहीं लगता क्या दोनों के दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। इसका
कारण कोई और है, इसका कारण कोई और है, तो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। यह आ जाएगा अपना फर्स्ट वाला हो जाएगा। हिंदी वाले इंग्लिश वाले में भाई उससे टाइप से गलती हो गई होगी, उसको माफ कर देना, इंसान है बेचारा, ठीक है, गलती इंसान से होती है। चलो भी आगे चलते हैं। ये आ गया आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन, और ये आ गया आपके सामने हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। और मैंने आपको बारी बारी में क्या बोला, ब्लड रिलेशन के लिए आप अपने आप को थोड़ा यूनिक बना लीजिए कि जो पूछा है केवल हमें उससे मतलब रखना है। बताओ पूछा क्या है, वी का एच से क्या रिलेशन है? वी और एच देखो कहाँ पे है, तो देखो ये रहा वी और ये रहा एच, ये लो, इतना मतलब है हमें, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। वी का एच से क्या रिलेशन है? अब बताओ इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है ए बी का पति है। तो बताओ एच है वो किसका पति है? एच पति है। बताओ इस सिंबल का मतलब पति है ना, इसका मतलब पति है, एच पति है, प्लस किसका पति है? वाई का पति है, तो मतलब ये होगी पत्नी। आगे बताओ एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है ए बी की पुत्री है। तो बताओ वाई किसकी पुत्री है? वाई पुत्री है एफ की पुत्री है। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बताओ प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है ए बी की पत्नी है। बताओ एफ है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? एफ पत्नी है वी की। अब बताओ एफ अगर पत्नी होगी तो ये पति होगा, आगे बात समझ में। और वाई अगर इसकी बेटी है तो वी की भी बेटी है हर हाल के अंदर। अब पूछा क्या है, बताइए वी का एच से क्या रिलेशन है? वी का एच से क्या रिलेशन है? तो बताइए एच की पत्नी कौन है? वाई, और पत्नी का पिता कौन? वी। तो बताओ आपकी वाइफ का जो पिता होगा आपका क्या होगा? ससुर होगा। तो कह सकता हूं क्या इसकी वाइफ वाई और वाइफ का पिता कौन? वी। तो कह सकता हूं क्या जो वी है वो एच का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, वाइफ का फादर। बताओ समझ में आ गई सबको बात? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये आ गया आपके सामने सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, नंबर के साथ इसको हैंडल करना है। तो चलो फटाफट हैंडल करते हैं। 7 3 43 5 2 21, इसको किस प्रकार से करेंगे? तो देखो लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना है, दिमाग चलाना है। देखो 43 बनाने का कारण क्या और 21 बनाने का कारण क्या है? डबल संख्या, डबल संख्या, सबसे पहले कर दो मल्टीप्लाई, 7 या 21, 7 या 21 और मल्टीप्लाई करने के बाद 21 बन गया, और 21 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 21 दूनी 42 और उसके बाद प्लस 1 कर दो। इसने क्या किया है? इसने कर दिया पहले तो आपस में मल्टीप्लाई, 7 या 21, 21 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो 21 दूनी 42, 42 प्लस 1 करोगे 43। इसी प्रकार सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 हो गया 10, 10 होने के बाद आगे क्या करेंगे? ये बन गया 10। चलो भाई समझ में आ गया? 10, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 10 इंटू 2 करोगे 20, 20 प्लस 1 करोगे आपका 21 आ जाएगा। देख लीजिए आपका 21 है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, फिर उस मल्टीप्लाई की जो वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 1 जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया। ऐसी कैसी प्रोसेस किसके अंदर बन रही है? तो आप नोटिस करोगे सी के अंदर बन रही है, ए वाले के अंदर बन रही है। ए वाले के अंदर क्या हो रहा है? 11 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 और प्लस 1, यही तो किया है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 जोड़ दो। बताओ 11 इंटू 5 करोगे 55, 55 इंटू 2 करोगे 110, 110 प्लस में 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। कौन सा? ए वाला। बताओ समझ में आ गया सबको? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आपके सामने, अब आगे हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। ये आ गया अभी आपके सामने, ठीक है। इसमें अपना आंसर निकाल लेते हैं। भाई टाइप इससे गलती हो गई है, इंग्लिश वाले ऑप्शन को ऊपर रख दिया, हिंदी वाले को कहीं रख दिया। पहले उत्तर निकालते हैं। तो क्या बोला इसने? दे दिया यहाँ तक और यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। इसने बोला 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं। बताइए डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? डी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है? डी के बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा है? चलो पता लगाते हैं डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले क्या बोला? ये बना लेते हैं। सबसे पहला ये बना लिया। क्या बोला? ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पे है। तो 6 लोग है ना, तो 6 लोग है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब चलो इसने बोला ए है वो पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पे है, तो कंडीशन 2 बनेगी। दूसरे स्थान पे है तो ए यहाँ पे भी आ सकता है और इस साइड में ए यहाँ पे भी आ सकता है। दूसरे स्थान पे है, एक नीचे बना लेंगे, एक ऊपर बना लेंगे। प्रोसेस ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पे, ए और बी के बीच में केवल 2 लोग हैं। ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ये लीजिए। ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ये लीजिए।
ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। आगे क्या बोला, ई सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई है वो सी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। तो एक बात बताओ, ई सी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है तो कह सकता हूं कि यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। ई सी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, ये लीजिए ई है सी के बिल्कुल राइट साइड में बैठा है। अब एक बात बताओ, लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन नोटिस करो यहाँ पे तो 4 ही बैठे हैं। अब बताओ डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है, डी यहाँ पे भी आ सकता है। आगे बात समझ में। अब बोला डी के ठीक बायां कौन है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, डी के बायां कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी के बायां कौन है, आपका बी है। आगे बात समझ में। और डी आपका यहाँ पे भी आ सकता है, डी आपका यहाँ पे भी आ सकता है। डी के बाईं ओर कोई नहीं है, लेकिन अब डी के बाईं ओर ए हो गया, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो डी के बाईं ओर बी है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग डी के बाईं ओर कौन है, ए है। तो मतलब पहले वाले से तो अपना आंसर नहीं आएगा, पहले वाले से तो अपना आंसर नहीं आएगा। अगला देख लेते हैं, सी पंक्ति के बाएं छोर से, बाएं छोर है भी, ठीक है, ये कोर नहीं है, छोर, बाएं छोर। ये लीजिए दूसरा वाला और बना लेते हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब सी है वो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे सी आ गया, तीसरे स्थान पे सी है। आगे बोला सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई एफ के दाईं और तीसरे स्थान पे है। तो बताओ सी और एफ के बीच में अगर एक व्यक्ति है तो यहाँ पे चलो एफ आ गया, सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति हो गया। और ई है वो एफ के दाईं और तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब बताओ ई है वो एफ के दाईं और तीसरे स्थान पे हो गया, अब बाकी जगह तो खाली रह गई, क्या पता लगाओगे। तो कह सकता हूँ कि इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो कह सकता हूँ कि ना तो फर्स्ट वाले से ना सेकंड वाले से। तो एक तरीके से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसमें आ जाएगा, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, जो डेटा है वो अकेले पर्सन उत्तर के लिए प्राप्त हो और फर्स्ट वाला नहीं हो, ये भी गलत है, मिलकर सभी उत्तर के प्राप्त नहीं हो। हाँ ठीक है, इसने बोला कि फर्स्ट वाला और सेकंड के दोनों को मिलाकर भी पर्सन का उत्तर देने के लिए प्राप्त ना हो। तो एक तरीके से इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन पे मत जाना, भी इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन पे मत जाना, हिंदी वाले पे चले जाओ कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों को मिलाकर भी या दोनों को अलग अलग करने पे भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, अपना ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला, फर्स्ट वाला डाटा अकेला उत्तर दे सकता है प्रश्नों का, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्राप्त हो, जबकि सेकंड वाला नहीं हो, यह गलत हो जाएगा। इसमें इसने क्या बोल दिया, मैंने बताई दिया आपको, दोनों ही देने के लिए पर्याप्त ना हो, इसमें सेकंड वाला देने के लिए पर्याप्त हो, फर्स्ट वाला नहीं हो, और इसमें दोनों ही देने के लिए पर्याप्त हो, तो एक तरीके से कौन सा हो जाएगा, अपना बी वाला हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताना आपको, जिस प्रकार ये आ गया, ए आ गया, ये अपना बी आ गया, ये सी आ गया और यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, चलो भी पता लगाना, फटाफट हैंडल करना है इसको। तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो नोटिस करो, जो रिलेशन ए और बी के बीच में रिलेशन है, वैसा का वैसा सी और डी के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसकी आकृति को, इस शेप देखो, ये शेप बताओ नॉर्थ की ओर है, ये पलटने के बाद आप नोटिस करो, पहले तो नॉर्थ की ओर थी, पलटने के बाद देखो वेस्ट की ओर हो गई वेस्ट की ओर। चलो ठीक है, उसके बाद इसको देख लीजिए, साउथ की ओर है, पलटने के बाद देखो, पलटने के बाद कहाँ हो गई, ये आपकी ईस्ट की ओर हो गई ईस्ट की ओर। चलो भी एंगल चेंज हो रहा है, तो बताओ ये तो इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूम गई और वेस्ट की ओर हो गई। अब ये त्रिभुज है, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो त्रिभुज किस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा, त्रिभुज का फेस इस साइड हो जाएगा। और बताओ इस त्रिभुज का फेस क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। मतलब आप समझते हो, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ये शेप किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर। भाई ये तो सबके अंदर है। चलो ये तो अपना काम सेट नहीं हुआ। अब देखो ये एक बिंदु है, यहाँ पे कितने बिंदु आ गए, 2। तो बताओ एक स्टार है, तो मैं कह सकता हूं क्या 2 स्टार आएंगे, तो 2 स्टार आएंगे तो कह सकता हूं क्या 1 और ये आ गए 2। 2 स्टार होंगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब एस को देख लो, एस है, एस देखो इस प्रकार से है, इस साइड में आ गया तो अपोजिट हो गया, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो डी अगर ऐसे है तो कह सकता हूं कि इस प्रकार से लिखा जाएगा जब इस साइड आएगा। तो अगर इस प्रकार से लिखा जाएगा तो कह सकता हूं क्या बी वाला सही हो जाएगा और सी वाला गलत हो जाएगा। डन है। अभी आगे चलते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, इसको पलटना है। मिरर आपके सामने ये लगा हुआ, ये मिरर है। ठीक है,
अब आप इसको इस साइड पलटोगे तो पलटने पे सबसे पहले कौन आएगा, आर आ जाएगा। आर आ जाएगा तो देखो आर अगर इस प्रकार से है तो पलटने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले इस प्रकार से आएगा, आ जाएगा। इसने देखो आर को उल्टा कर दिया तो गलत है, यहाँ पे ए बना दिया तो गलत है, ए बना दिया गलत है, अपना डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, डी वी ओ आई बिल्कुल ऐसा कैसा दिया हुआ है, बताओ समझ में आ गया सबको। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और ये आगे अपनी हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। चलो भाई, अजम्पशंस का क्वेश्चन है, पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, पता लगाते हैं इसके अंदर क्या आएगा। कहना चाह रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। चलो कीटनाशक का ज्यादा काम में लेते हैं ना, तो मिट्टी को भी दूषित करता है वो, और जल को भी दूषित करता है। फसलों में उसका अंश रह जाता है, जो फसल होती है ना, फसलों में उसका अंश रह जाता है, और आखिरकार वह खास श्रृंखला में प्रवेश करता है। जैसे अपन खाते हैं तो अपने अंदर प्रवेश कर जाता है वो कीटनाशक, वो जो बीमारी है, वो मतलब एक तरीके से कीड़ा ही मान लो, वो आखिरकार अपने खास श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे मानव के लिए खतरा पैदा हो जाता है। मानव के लिए क्या हो जाता है, खतरा पैदा। भाई खाएगा तो खतरा तो पैदा होगा ही होगा, अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा उसको खाने से। तो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। उपयोग होने से क्या हो गया, मिट्टी है, मिट्टी दूषित हो गई, जल भी क्या हो गया, दूषित हो गया, और मानव खाता है, इंसान खाता है, तो उसके शरीर में भी क्या हो रही है, नुकसान है, उसकी हानि पहुंच रही है। आगे बात समझ में, ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट है तो इसका अजम्पशंस क्या हो सकता है, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है, यही तो कहना चाह रहा है कि ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो गया, जिससे मानव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। मतलब है आप इसको ज़्यादा काम में ले रहे हो ना, तो ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इससे लोगों की जान जा सकती है या नुकसान पहुंच सकता है, जो भी है। तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जम्पशन बिल्कुल राइट बात है कि लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी ये बोला है लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, डन है। आगे बोला कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो ये बात यहाँ पे दी हुई है, बिल्कुल साफ बात है कि कीटनाशकों का उपयोग करने से अपना जल क्या हो गया, दूषित हो रहा है। तो कह सकता हूँ क्या, एक तरीके से जल पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें अपना डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेंगे। बताओ समझ में आ गया सबको। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपको बताना है कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग का है। सबसे पहले पेपर को ऐसे मोड़ दिया, और पेपर को ऐसे मोड़ने के बाद पेपर को ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद ये शेप बना दी। अब आप इतने तो समझदार हो, ये जब शेप बनाई, ये इस शेप को अगर इस साइड पलटेंगे, ऊपर की ओर पलटेंगे, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। आगे बात समझ में, इसके अपोजिट यहाँ, इसके अपोजिट यहाँ। तो चलो फटाफट देखते हैं। तो जब ये पहली वाली पलटेगी ऐसे, तो कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल राइट बात है, ए वाला ऑप्शन बन रहा है। देखो पहली वाले की बिल्कुल अपोजिट हो रही है। दूसरी वाली देख लीजिए, जब आप इसको पलटोगे तो देख लीजिए दूसरी वाली भी बिल्कुल सही अपोजिट हो रही है, बिल्कुल राइट हो रही है। ठीक है, इसमें देखो दोनों को एक साइड ही बना दिया बी वाले के अंदर, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखो ये बात गलत हो गई। आगे बात समझ में, इसमें देखो ये शेप दी हुई है, उसकी उल्टी बना दी गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा अपना। आगे बात समझ में, और देखो ये बिल्कुल सेम बना दी शेप। आगे बात समझ में, इसको ये देख सकते हो आपस में अपोजिट बना दिया, सही तरीके से अपोजिट नहीं बनाया। तो कह सकता हूं क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। बताओ डन है अभी। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये लीजिए, आपको चार में से एक जो डिफरेंट है, डिफरेंट का पता लगाना है कि असंगत है वो कौन सा होगा, डिफरेंट का पता लगाना है। तो चलो पता लगाते हैं, फटाफट आपको दिखाई दे दिया होगा। तो नोटिस करो, सबसे पहले तो आप देखो मेन चीज क्या है इसके अंदर, मल्टीप्लाई, उसके बाद सर्कल मल्टीप्लाई चल रहा है। देखो इस लाइन के अंदर एक मल्टीप्लाई, फिर इस लाइन के अंदर एक मल्टीप्लाई, इस लाइन के अंदर एक मल्टीप्लाई, इस लाइन के अंदर एक मल्टीप्लाई, जगह छोड़ के बन रहे हैं पर लाइन के अंदर मल्टीप्लाई बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ यहाँ यहाँ, देख लो एक लाइन, पूरी लाइन के अंदर एक बार तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई आ रहा है। जीरो देख लो, जीरो यहाँ 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 यहाँ, तो पूरी लाइन के अंदर एक बार तो जीरो कहीं ना कहीं आ रहा है, सर्कल कहीं ना कहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई 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 प्रत्येक लाइन में एक बार तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने स्पेस छोड़ दिया,
दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि इनमें से जो अलग हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, डी वाली हो जाएगी। देखो ये खाली छोड़ दी, खाली छोड़ दी तो इसकी वजह से डी वाला हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो दो बना दिए एक साथ, एक लाइन में दो आ गए। डन। अभी चलें आगे, अगला देखते हैं। ये लीजिए, अभी दोबारा असंगत का पता लगाना, असंगत कौन सी होगी। तो चलो नोटिस करते हैं। आप देखो तीर का निशान, देखो तीर का निशान, और तीर का निशान देखने के बाद आप नोटिस करो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये एक तरीके से कह सकते हो क्या एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज है, देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। आगे बात समझ में। अगला देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, सबको दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो, इसमें ऐसे आ रही है ये, तो कह सकता हूँ क्या क्लॉकवाइज, 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 इसमें इस प्रकार से बन रही है। तो इस प्रकार से बन रही है, तो बताओ चारों में से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, बाकी एंटी क्लॉकवाइज है। बताओ डन, ये चीज समझ में आ गई। चलें आगे, अगला देखिए। अगला चलो पता लगाना है। चलो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड, और यह आ गया थर्ड, और उसके बाद यह आ गया फोर्थ, यह आ गया फिफ्थ, और यह आ गया अपना सिक्स, और यह आ गया अपना सेवन। ठीक है, यह आ गया अपना सेवन। ठीक है, फिफ्थ के बाद यह आ जाएगा सिक्स। अब देखो इसने क्या किया, लॉजिक ढूंढो। इसने देखो फर्स्ट और थर्ड को मैच करो, मैच हो रही है कैसे। देखो फर्स्ट का फेस कहाँ है, स्टार का, स्टार का फेस नॉर्थ की ओर है। फिर थर्ड में देखो फेस कहाँ है, वेस्ट की ओर है। फिर फिफ्थ में देखो फेस कहाँ है, साउथ की ओर है। तो कह सकता हूं कि एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, अगला ईस्ट। देख लीजिए इसका रिलेशन इसके साथ ईस्ट में है। इसी प्रकार इसका देख लीजिए। सबसे पहले बताओ सेकंड वाले का फेस कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट। अब सेकंड वाले का आप फोर्थ वाले के साथ मैच कर सकते हो। अब बताओ फेस कहाँ हो गया, ये हो गया आपके साथ में नॉर्थ और वेस्ट की ओर फेस हो गया, नॉर्थ और वेस्ट की ओर। तो बताओ अगला जो आएगा इसी हिसाब से घुमाओगे, अगला फेस इस साइड आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इस साइड बताओ किसके अंदर है, यहाँ पे नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, इसको पूरा करना है। तो पूरा करना है तो चलो पूरा करने के लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो ये लाइन, देखो ये लाइन पूरी कंप्लीट है, और इसके अंदर छोटी सी लाइन है वो भी देख लीजिए, छोटी सी लाइन है वो भी कंप्लीट है। फिर अगली डार्क लाइन है वो भी पूरी कंप्लीट है, डार्क कंप्लीट है, बिना डार्क है वो भी कंप्लीट है, और उसके बाद डार्क कंप्लीट है ना, डार्क कंप्लीट है। यहाँ पे भी देखो डार्क कंप्लीट है, यहाँ पे डार्क छोड़ दिया, तो ये गलत है। आगे बात समझ में। उसके बाद आगे नोटिस करो आगे क्या कुछ हो गया। आगे देखो ये सर्कल बना रखा है, मैं चौथा ऑप्शन ले रहा हूँ। चौथे में देखो सर्कल बना रहा है। बताओ यहाँ पे कहीं सर्कल दिया हुआ है क्या, इसने एक सर्कल एक्स्ट्रा बना दिया, तो देखो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखो ये जो अंदर जो सर्कल है ना टूटा हुआ, इसके अंदर से भी लाइन खींच दी, देखो ये रिलाइन, ये रिलाइन। बताओ अंदर कहीं लाइन है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कह सकता हूं कि एक तरीके से कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलें भी आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बतानी है ये वाली जो फिगर है किसके अंदर दिखाई दे रही है, फटाफट इसका पता लगाते हैं। ये वाली फिगर किसके अंदर है, तो नोटिस करो अगर मैं पता लगाना चाहूं तो ये वाली फिगर किसके अंदर होगी, इस हिसाब से बननी चाहिए। तो देखो ये बन रही है क्या, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, बन गया, डन है। उसके बाद ये ऐसे बन गया, बन गया। उसके बाद ये लाइन आ गई और ये बन गया, बन गया। इसके बाद ये लाइन आ गई, ऐसे बन गया। तो कह सकता हूं क्या बाकी और सब में बन रहा है क्या, और घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखो ये बन तो रही है, बिल्कुल देख लीजिए बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गई, यहाँ पे ये बन गई। लेकिन यहाँ पे देखो इसने पॉइंट दे दिए, यहाँ पे देखो इसके पॉइंट नहीं है, नहीं है ना पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अपना ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ में आया होगा यार। ठीक है, अपना ख्याल रखें, माता पिता का ध्यान रखें, और आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सेशन को बढ़ाएं यार, सहयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा यार। आप अपने टीचर को भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट लेके आया जा रहा है वो ऐसे नहीं लेके आया जाए, उसके लिए बहुत मेहनत लग रही है। और मुझे यकीन है आप सब लोगों का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, और हमेशा सहयोग रहेगा, कामयाब होने के बाद भी रहेगा, और कामयाब से पहले भी सहयोग रहेगा। ठीक है, अपना माता पिता का ख्याल रख लीजिए, ध्यान रखिए। काफ़ी बोल लिया आज तो लगातार। मिलते हैं अगले सेशन में जी, धन्यवाद।